बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायो एनर्जेटिक्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, नीड ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, थर्मोडायनामिक्स, बायो एनर्जेटिक्स, टाइप्स ऑफ एनर्जी रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म एंड इट्स टाइप्स, थ्री थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज, सेलुलर एनर्जी, कपल्ड रिएक्शंस। ठीक है, ये कुछ हेडिंग्स है जो कि आज हम कवर करेंगे। हमारी फर्स्ट हेडिंग है कि नीड ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन जनरेट एनर्जी थ्रू टू प्रोसेसेस, फोटोट्रॉप्स एंड कीमोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की मौजूदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चेंज करेंगे। जी, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? सर आ रही है, आप कंटिन्यू करें। ओके, फोटोट्रॉप्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की मौजूदगी में सनलाइट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करेंगे और इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करेंगे, और साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके बारे में आप लोगों को पता है, सुना हुआ है नाम पहले? यस जी, इसी तरह फोटोसिंथेसिस जिस तरह होती है उसी तरह कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि फोटोट्रॉप्स हैं, वो भी सेम उसी तरीके से एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद है कीमोट्रॉप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस ऑक्सीजन। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो कन्वर्ट होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, उसके अलावा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसमें और इसमें आप देखें कि ये दोनों रिवर्स प्रोसेस है। जो कीमोट्रॉप्स हैं इनका जो प्रिपेयर किया हुआ मटेरियल है उसको यूज़ करके वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। साइक्लिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बिटवीन फोटोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उनका एनवायरनमेंट में और इन्वायरमेंट के दरमियान उनका आपस में एक साइकिल चल रहा है। ठीक है, जो फोटोट्रॉप्स हैं वो इस ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और जो कीमोट्रॉप्स हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। ये फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जो कि हीट और दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का आपस में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, सच एज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी एंड बाय एक्सटेंशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या है कि हीट एनर्जी का दूसरी जितनी भी टाइप्स की एनर्जीज हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है उस स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, साइंस की वो ब्रांच जो इस स्टडी को डील करती है उसको थर्मोडायनेमिक्स का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। What is bioenergetics? Bioenergetics क्या चीज़ है? Bioenergetics is the branch of biochemistry that focuses on how cells transform energy, often by producing, storing or consuming adenosine triphosphate. ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स बायोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें क्या होता है कि इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि एनर्जी को जो सेल्स हैं वो किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरह उसे प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह स्टोर करते हैं, किस तरह कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, बायोएनर्जेटिक प्रोसेसेस सच एज सेलुलर रिस्पायरेशन, बायोएनर्जेटिक में जो सेलुलर रिस्पायरेशन होगा और फोटोसिंथेसिस आर एसेंशियल टू मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो होगी या तो सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होगी या फोटोसिंथेसिस होगी। जो फोटोट्रॉप्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, ठीक है, सूरज की मौजूदगी से वो एनर्जी की प्रोडक्शन करवाते हैं। उसके अलावा जो दूसरे सेल्स हैं जिनमें फोटोट्रॉप्स जो नहीं है, ठीक है, जो सनलाइट को एज एनर्जी सोर्स यूज़ नहीं कर सकते, उनमें सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होगी। सेलुलर रिस्पायरेशन में वो क्या करेंगे कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी की प्रोडक्शन होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ आ रही है या ऐसे ही सर बोल रहे हो? जी सर, समझ आ रही है। उसके बाद है एंडरगोनिक रिएक्शंस। एंडरगोनिक रिएक्शंस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस दैट रिक्वायर अ नेट इनपुट ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल
फोटोसिंथेसिस। एंडरगोनिक का मतलब क्या है कि इसमें एनर्जी की इनपुट चाहिए होती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट है उसको यूज किया जा रहा है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? यस सर। फॉर एग्जांपल ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सनलाइट, ठीक है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें हम एनर्जी की इनपुट यानी कि एनर्जी ऐड करवा रहे हैं। उसके बाद है एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। एक्सर्गोनिक रिएक्शन में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी, फॉर एग्जांपल सेलुलर रिस्पिरेशन। इसमें क्या होगा? उस रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। जब ये स्पेसिफिक रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे, उन प्रोडक्ट में एनर्जी होगी और एनर्जी के साथ बाई प्रोडक्ट्स होंगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें हमें एनर्जी ऐड करनी पड़ रही है, ठीक है। तो जिसमें ऐड करनी पड़ती है उसको एंडरगोनिक रिएक्शन बोलते हैं, और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है इसको एक्सर्गोनिक रिएक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। What is metabolism? The total sum of chemical activities both anabolic and catabolic of all cells, ठीक है। जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं सेल के अंदर, उसको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसमें उसके मेटाबॉलिज्म के आगे दो पोर्शन आ जाते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब होता है किस चीज को बिल्ड अप करवाना, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट्स को मिला के एक कम्प्लेक्स सब यूनिट बनाना, उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा करना, उनको इकट्ठा करके जब आपस में हम जोड़ेंगे तो वहां पे एक कम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ब्रेक करके स्मॉलर सब यूनिट्स में, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। कैटा का मतलब क्या है? तोड़ना, और एना का मतलब क्या है? जोड़ना। इज दैट क्लियर? यस सर। ये दोनों किसके अंडर आएंगे? मेटाबॉलिज्म के अंदर। मेटाबॉलिज्म में दोनों चीजें होती हैं, एनाबॉलिज्म भी होती है और कैटाबॉलिज्म भी होती है, ठीक है। एनाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक रिएक्शन विच कंज्यूम एनर्जी। एंडरगोनिक रिएक्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा? एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी इसमें कंज्यूम होगी टू बिल्ड कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर कंपाउंड्स। जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्या कराएगा? बिल्डअप करवाएगा किसी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल की, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की, टू बिल्ड कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सिंपलर कंपाउंड। सिंपलर कंपाउंड्स को, सिंपलर बिल्डिंग ब्लॉक्स को आपस में इकट्ठा करके वहां से कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करवाएगा। कैटाबॉलिज्म ने क्या करना है? इसका अपोजिट, कैटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिलीजेस एनर्जी। जब ये रिएक्शन होगा तो ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। इसके बाद क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी बाय ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। इसमें क्या है कि जब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में हम कन्वर्ट करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट एनर्जी रिलीज होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ये देखें, ये मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल है। इसमें कैटाबॉलिज्म चल रही है और एनाबॉलिज्म चल रही है। कैटाबॉलिज्म में क्या है? एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, ये वाले जो कंपाउंड दिए हुए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। जब इनकी मेटाबॉलिज्म होगी, कैटाबॉलिज्म होगी, कैटाबॉलिज्म के मुकाबले में उसके बाद क्या बनेगा? ये इनको ब्रेक डाउन हम करेंगे, इसकी तोड़ फोड़ होगी। तोड़ फोड़ के नतीजे में एक तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी डिप्लीटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि ये एनर्जी रिच प्रोडक्ट है, ये एनर्जी डिप्लीटेड प्रोडक्ट है। तोड़ फोड़ के बाद क्या चीज बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया। इज दैट क्लियर? यस सर। यहाँ पे आप देखें कि अमाइनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस, ये स्मॉलर सब यूनिट्स हैं, ठीक है। इनको हम इकट्ठा करके मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज करेंगे, यानी कि इनको मिला के एक मैक्रो मॉलिक्यूल, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाना है, ठीक है, उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी। तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन से हैं? वही प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, etc, ठीक है। तो इसमें देखें कि ये जब ये वाला रिएक्शन होगा तो इससे एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP, NADH, NADP एंड FADH2, ठीक है। इस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है।
इसमें क्या है, एनर्जी यूज हो रही है, यूज होके इसको ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, ठीक है। एनर्जी जो रिलीज हुई है ये डिप्लीटेड एनर्जी डिप्लीटेड कंपाउंड है, ये दोबारा इसमें जाएंगे कैटाबोलिज्म में, तो ये दोबारा से एनर्जी रिच में चेंज होंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. जी सर। समझ आ गई है या नहीं आई, ये बताएं। सर समझ आ गई। सर आ गई है। उसके बाद 3 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, कौन कौन सी क्वांटिटी है? गिब्स फ्री एनर्जी जी एंड फ्री एनर्जी चेंज। चेंज को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? डेल्टा से, ठीक है। फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, इंथैल्पी एच से उसको शो करेंगे, एंड इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। इंट्रोपी एस से उसको शो करेंगे, एंड इंट्रोपी चेंज डेल्टा एस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब उनको देखते हैं ये कौन कौन सी चीजें हैं। ये जो 3 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल गिब्स फ्री एनर्जी, जी से उसको एक्सप्रेस करेंगे। इट एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है। ये एनर्जी की वो मिकदार है जो कि एक रिएक्शन के दरमियान वर्क करेगी, ठीक है, एक रिएक्शन के दरमियान यूज होके उस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, ठीक है। ये एनर्जी की वो मिकदार है जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर एक रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इस फिक्रे की समझ आ गई है? यस सर। व्हेन सर। डेल्टा जी जी नो सर, एक दफा दोबारा रिपीट। gives free energy, it expresses the amount of energy capable of doing work during a reaction, ठीक है। ये एनर्जी की वो मिकदार है जो कि एक रिएक्शन के दरमियान यूज होती है, ठीक है, काम करती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि किसी रिएक्शन को होने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, वो गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, जो उस रिएक्शन को आगे कंटिन्यू रखेगी। When delta G naught is negative, जिस टाइम पे ये डेल्टा G naught नेगेटिव होगा उस टाइम पे क्या होगा? The product contain less free energy than the reactants। जो एक रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट बनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाले क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, और ये वाली क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो ज्यादा है और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कम है। इसमें भी यही चीज बताई है। When delta G naught is negative, the product contain लेस फ्री एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स हैं उनसे जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो कम है। द रिएक्शन विल देयरफॉर प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द प्रोडक्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इसमें क्या होगा? जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियसली फर्दर आगे प्रोसीड होगा, यानी कि रिएक्टेंट से आगे प्रोडक्ट बनेगी। इज दैट क्लियर? यस सर। यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। व्हेन डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव, इसमें क्या था? नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कंटेन मोर फ्री एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स। उसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट्स की निस्बत जो प्रोडक्ट होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। जिस तरह ये देखें, ये वाले जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी एनर्जी जो है वो कम है, इसके नतीजे में ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. When delta G naught is positive, the product of reaction contain more free energy than the reactants. The reaction will therefore tends to go in the reverse direction. तो जब ये वाला डेल्टा जी पॉजिटिव होगा उस कंडीशन में क्या होगा? रिएक्शन जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। द यूनिट ऑफ डेल्टा जी इज जॉल पर मोल और कैलोरीज। इज दैट क्लियर? गिब्स फ्री एनर्जी की समझ आ गई? Yes, sir. यस सर। Enthalpy, it is the heat content of the reacting system। ये रिएक्टिंग सिस्टम का हीट कंटेंट है। इट रिफ्लेक्ट्स द नंबर एंड काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये जो इंथैल्पी है ये शो करेगी कि एक जो केमिकल जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान कौन कौन से बॉन्ड हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी काइंड्स है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कौन से बॉन्ड है, और उसके अलावा कितने बॉन्ड है, नंबर एंड काइंड्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड, ये उनको शो करेगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. When a chemical reaction releases heat, it is said to be
एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स किस चीज का बाहर निकलना। जब एक केमिकल रिएक्शन के दरमियान हीट रिलीज होती है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट एंड डेल्टा एच हैज अ नेगेटिव वैल्यू। इसमें क्या होगा, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट बनेगी उसका जो हीट होगी वो कम होगी, उसका हीट कंटेंट कम होगा। तो इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट का हीट कंटेंट लेस होगा देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड डेल्टा एच हैज अ नेगेटिव वैल्यू। और जो चेंज इन एंथैल्पी है वो नेगेटिव वैल्यू में जाएगी। ठीक है। रिएक्टिंग सिस्टम दैट टेक अप हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग आर एंडोथर्मिक। उसके मुकाबले में जो दूसरी इक्वेशन है उसमें अगर जो रिएक्टेंट है यानी कि जो रिएक्शन है अगर वो अपने सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करे, ठीक है, अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करे, तो उसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट है उनकी निस्बत जो प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट ने हीट को एब्जॉर्ब किया होगा तो प्रोडक्ट की जो हीट होगी वो एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट ज्यादा होगी। ये कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। क्यों, इसमें सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया गया है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। द यूनिट ऑफ डेल्टा एच इज जॉल पर मोल और कैलोरीज पर मोल। इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या चीज है, द मेजर ऑफ अ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। इसमें क्या है कि मेजर अ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी, सिस्टम की जो हीट एनर्जी है उसको मेजर करना पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है, पर यूनिट टेम्परेचर के लिहाज से दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। यानी कि ये उस एनर्जी को मेजरमेंट करना है जो कि किसी यूजफुल काम के लिए हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज वर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर मोशन। जो भी हम जो हीट यूजफुल होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं हीट एनर्जी को, वो ऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है हम उसको यूज कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एंट्रोपी इज आल्सो अ मेजर ऑफ द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। ये वाली जो एंट्रोपी होती है ये डिसऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से होती है। ठीक है, तो जब हम एंट्रोपी को मेजर करेंगे तो हम अल्टीमेटली किस चीज को मेजर कर रहे हैं, मेजर ऑफ द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, इस एंट्रोपी को मेजर करके हम इन चीजों को मेजर कर रहे हैं, डिसऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स को और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। इज दैट क्लियर? यस सर। एंट्रोपी किसी सिस्टम की वो हीट है जिसको हम किसी यूजफुल काम के लिए किसी भी वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली जो हीट प्रोड्यूस होती है ये डिसऑर्डर्ड मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो जब डिसऑर्डर्ड मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, जब हम इसको मेजर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसऑर्डर्ड मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हम डिसऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स भी मेजर कर सकते हैं कि कितने हैं, और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव डेल्टा जी। इफ द डेल्टा जी इज अ नेगेटिव नंबर देयर इज अ नेट लॉस ऑफ एनर्जी। अगर डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है तो उसमें एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, द रिएक्शन गोज स्पॉन्टेनियसली। ये वही चीज़ है जो हमने पहले इधर एक्सप्लेन की है। इसमें जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियसली आगे जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा जब डेल्टा जी नेगेटिव होगी। इसमें क्या है, डाउन हिल मूवमेंट हो रही है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन, इसमें क्या है कि जो हीट है वो लॉस हो रही है, एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है। ठीक है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, एनर्जी लॉस हो रही है। इज दैट क्लियर? समझ आइए या नहीं? यस सर ये एक दफा रिपीट करते हैं, नेगेटिव डेल्टा जी। इफ द डेल्टा जी इज नेगेटिव नंबर देयर इज अ नेट लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब नेगेटिव होगा दैट मीन्स वहां पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट की निस्बत जो प्रोडक्ट है उसका एनर्जी लेवल लो है। ये देखें, रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल इस लेवल पे है और जो प्रोडक्ट है उसका एनर्जी लेवल नीचे आ गया। ये फ्री एनर्जी है, ये वाली जो जी है ना, ये इस साइड को ऊपर को जाएंगे तो एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ए जो रिएक्टेंट है उसका एनर्जी लेवल देखें, और देखें जो बी का जो प्रोडक्ट है उसका एनर्जी लेवल किस लेवल पे है। समझ आ रही है? इसमें क्या है, देयर इज नेट लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, द रिएक्शन गो स्पॉन्टेनियसली, और ये रिएक्शन आगे स्पॉन्टेनियसली यानी कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होता जाएगा। ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, दिस इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एक्सर्गोनिक किसको बोलते हैं, जिसमें एनर्जी का लॉस होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर, ठीक है। उसके बाद है डेल्टा जी।
पॉजिटिव अगर होगा, इफ द डेल्टा जी इज पॉजिटिव नंबर देयर इज अ नेट गेन ऑफ एनर्जी। नेगेटिव में लॉस होगा एनर्जी का, इसमें क्या है नेट गेन होगा, ठीक है, इसमें एनर्जी गेन होगी। ये देखें, ये इनिशियल जो है उसकी रिएक्टेंट है और ये उसका प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल देखें और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल देखें, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि एनर्जी गेन हुई है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. The reaction does not go spontaneously from B to A। इसमें जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली आगे प्रोसीड नहीं होगा, इसको प्रोसीड करवाने के लिए हमें धक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। इसमें से एनर्जी लॉस हो रही थी जो खुद ब खुद ही ए से बी में कन्वर्ट हो गया, इसको हमने अपहिल लेके जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या होगा, एनर्जी ऐड करवानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एनर्जी मस्ट बी एडेड टू द सिस्टम टू मेक द रिएक्शन गो फ्रॉम बी टू ए। इसमें एनर्जी ऐड करवानी पड़ेगी। द रिएक्शन इज सेट टू बी एंडरगोनिक। एंटर मींस एनर्जी को इंटर करवाते हैं। डेल्टा जी इज जीरो। जब डेल्टा जी, पहले हमने नेगेटिव देखा फिर पॉजिटिव देखा, अब जीरो की बात कर रहे हैं। द रिएक्टेंट्स आर इन इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स होंगे वो कोशिश करेंगे कि इक्विलिब्रियम पे आए। When a reaction is proceeding spontaneously, that is free energy is being lost, then the reaction continue until delta G reaches zero and equilibrium is established। ठीक है, जब तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर तो जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। और वो उस टाइम तक होता रहेगा जब तक डेल्टा जी जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। दोनों एक ही लेवल पे नहीं आ जाते, एक ही लेवल पे जब आएंगे तो रिएक्शन जो होगा वो उस जगह पे सेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो एनर्जी होगी वो सेम लेवल पे होगी। ये देखें, इसमें रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है, जिसमें डेल्टा जी पॉजिटिव है, ठीक है। और डेल्टा जी नेगेटिव में क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट की ज़्यादा है और इसमें रिएक्टेंट की ज़्यादा है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि दोनों की एनर्जी को सेम लेवल पे लेके आना है। समझ लगी? Yes, sir. उसके बाद डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो डेल्टा जी है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर। द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन ए टू बी डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। द फॉलोइंग रिलेशनशिप कैन बी ड्राइव्ड, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप ड्राइव किया जा सकता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। डेल्टा जी नॉट क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक है। उसके बाद आर क्या चीज़ है, गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू आपने ऐड करनी है। उसके बाद टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन कैरी आउट किया जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Non-equilibrium condition. The concentration of the reactants glucose 6-phosphate is high compared with the concentration of product glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate. Thus the reaction can proceed in the forward direction, ठीक है। इसमें नॉन इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि एक साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरी साइड पे कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो जिस साइड पे ज़्यादा है वहाँ से रिएक्शन दूसरी साइड को मूव करेगा ताकि उसको इक्विलिब्रियम में लेके आए। फॉर एग्जांपल इधर वो कह रहे हैं कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा है, इज हाई कंपेयर्ड विद द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के निस्बत ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा है, तो जो रिएक्शन है ए से बी की तरफ मूव करेगा। क्यों? ये कोशिश करेगा कि दोनों एक ही कंसंट्रेशन में, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो सेम हो जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. डेल्टा जी नॉट ऑफ टू कंसेक्यूटिव रिएक्शंस आर एडिटिव। अगर दो कंसेक्यूटिव रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनकी जो डेल्टा जी वैल्यू होगी वो ऐड होगी। कंसेक्यूटिव रिएक्शंस कौन से होते हैं, एक के बाद दूसरा यानी कि हो रहा हो, जो लगातार हो रहा हो,
ठीक है, खुद ब खुद आगे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट आर एडिटिव इन एनी सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव रिएक्शंस एज आर फ्री एनर्जी चेंज। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज प्लस एटीपी, ठीक है, जिस वक्त ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जब वो इंटर होगा, ग्लूकोज के अंदर जब एटीपी हम ऐड करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे चेंज होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो सकता है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो सकता है, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव रिएक्शन है, ठीक है, एक को स्टार्ट किया, ये दूसरा साथ खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है। इसकी जो डेल्टा जी नॉट वैल्यू है वो इसकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू के अंदर ऐड होगी, ठीक है। glucose plus ATP is equal to glucose 6 phosphate plus ADP. Glucose 6 phosphate will convert into fructose 6 phosphate, ठीक है। इसकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू जो है -4000 कैलोरी पर मोल है और ग्लूकोज से फ्रुक्टोज की जो वैल्यू है +400 कैलोरीज पर मोल है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो -3600 कैलोरीज पर मोल आएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद सेलुलर एनर्जी एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट is an organic compound, ये organic compound है that provides energy to drive many processes in the living cells. ये living cell के अंदर energy provide करता है ताकि जो living cell के processes हैं वो आगे काम उनका चलता रहे। एग्जाम्पल मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। नर्व इम्पल्स प्रोपागेशन, अगर नर्वस टिश्यू है तो वहाँ पे नर्व इम्पल्स की जो प्रोपागेशन है, ठीक है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस जो है उसको, इसके अलावा जो दूसरे पंप हैं वहाँ जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है उनको एक्टिवेट रखने के लिए एटीपी यूज़ होगा। एंड केमिकल सिंथेसिस, और दूसरे जो केमिकल की सेल के अंदर सिंथेसिस हो रही होती है उनको कैरी आउट रखने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एटीपी एक करेंसी है जिसको हमारा सेल यूज़ कर सकता है। जिस तरह हम करेंसी यूज़ करके अपने काम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल फूड खरीदनी है, जो भी करना है, इसी तरह सेल ने अगर जो अपने डेली के जो काम उसके करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, नर्व प्रोपगेशन करवानी है, इम्पल्स प्रोपगेशन, ठीक है, केमिकल सिंथेसिस, तो उसके लिए एटीपी यूज होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फाउंड इन ऑल नॉन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, ठीक है, लिविंग सेल्स हैं, उनमें एटीपी आपको मिलेगा। इज ऑफन रेफर टू एज द molecular unit of currency of intercellular energy transfer, ठीक है। when consumed in metabolic processes it converts either to adenosine diphosphate or to adenosine monophosphate। अगर एक फॉस्फेट रिमूव होगा तो डाई से वो ट्राई से वो डाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसमें 2 फॉस्फेट उसके पास रह जाएंगे। अगर वहां से एक और निकल गया, ठीक है, तो एक फॉस्फेट उसके बाद बचेगा, उसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे। From the perspective of biochemistry, ATP is classified as a nucleoside ट्रिपल फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से अगर हम देखें तो एटीपी को न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है, विच इंडिकेट दैट इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमने न्यूक्लियोसाइड इसको बोला है, तो न्यूक्लियोसाइड की जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसाइड में एक नाइट्रोजनस बेस होती है, उसके अलावा इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है उसको एडेनिन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक शुगर होती है, इसमें कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर है। उसके अलावा फॉस्फेट होता है, इसमें ट्रिपल फॉस्फेट है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी। वही सेम चीज मैं इधर दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। इसमें कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं? एक एडेनिन है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। उसके बाद राइबोस है, 5 कार्बन शुगर जो कि न्यूक्लियोसाइड में चाहिए होती है। उसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें 3 फॉस्फेट आपस में चेन बना के जुड़े होते हैं, ठीक है, उसको ट्रिपल फॉस्फेट बोलते हैं। एडेनिन, राइबोस शुगर और ट्रिपल फॉस्फेट। अगर इसमें से एक को रिमूव कर दें, इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसमें 3 फॉस्फेट हैं, अगर एक फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे 2 पी रह जाएंगे, 2 फॉस्फेट रह जाएंगे, ठीक है। तो ये फिर क्या कहलाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर यहाँ से एक और पी रिमूव कर देंगे तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फेट रह जाएगा, एक पी रह जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इज दैट क्लियर? यस सर। Adenosine triphosphate, 3 phosphate groups
two with high energy bonds, last phosphate group contains the most energy। ठीक है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, जब इनको ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो जो लास्ट बॉन्ड है वो उसके पास उसको जब ब्रेक करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं से रिलीज होती है। इज दैट क्लियर? जी सर। ब्रेकिंग द बॉन्ड ऑफ एटीपी, द प्रोसेस इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। जिस वक्त एटीपी का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे, फास्फेट को ब्रेक करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। अकर्स कंटिन्यूली इन द सेल, ये सेल के अंदर कंटिन्यूली हो रहा होता है ये जो फास्फोराइलेशन का प्रोसेस है। एंजाइम एटीपीएज कैन वीकन एंड ब्रेक लास्ट फॉस्फेट बॉन्ड, रिलीजिंग एनर्जी एंड फ्रीइंग फॉस्फेट। जो एंजाइम एटीपीएज है ये यूज होता है किस चीज को, फॉस्फेट ग्रुप को, फॉस्फेट को ब्रेक करने के लिए। यहाँ से ये बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, इसको ब्रेक करवाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको एटीपीएज बोलते हैं। एटीपीएज कैन वीकन एंड ब्रेक लास्ट फॉस्फेट बॉन्ड, रिलीजिंग एनर्जी एंड फ्रीइंग फॉस्फेट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, एटीपी प्लस वाटर आफ्टर रिएक्शन एडीपी प्लस फॉस्फेट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई है साथ में, एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस वही सेम चीज, यूज्ड एनर्जी बाय द सेल। जो एनर्जी इसको हाइड्रोलाइसिस के दरमियान फॉस्फेट रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, वो एनर्जी आगे सेल यूज करेगा। ठीक है, एनर्जी यूज बाय द सेल। उसके बाद है कंडेंसेशन ऑफ एटीपी। एटीपी को जब कंडेंस करना है, फॉर एग्जांपल एडीपी है, एडीपी को अगर इसमें फॉस्फेट ऐड करवा के इसको एटीपी में चेंज करवाना है तो उस काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है। आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि जब सिंपलर जो सब यूनिट्स हैं आपस में मिलकर कम्प्लेक्स सब यूनिट बनाते हैं तो कम्प्लेक्स बनाने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत है। इसमें क्या है कि जब इसको कम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, इनको कंडेंस करेंगे, ठीक है, एडीपी को एटीपी में चेंज करेंगे तो एनर्जी यूज होगी। एडीपी प्लस फॉस्फेट into ATP प्लस वाटर प्लस एंडरगोनिक। एंडरगोनिक मींस इसके अंदर एनर्जी ऐड होगी। ठीक है, इसमें से वाटर रिमूव होगा, एनर्जी ऐड होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, एनर्जी कैरिड बाय ATP, इफ वन फॉस्फेट इज रिमूव्ड it will call ADP is the ADP is produced। ठीक है, ADP क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। if two phosphate are removed, adenosine monophosphate AMP results। ठीक है, AMP प्रोड्यूस होगा। the standard free energy of hydrolysis of ATP delta G naught is approximately -7.3 kilocalorie per mole for each of the two terminal phosphate groups। ठीक है, अगर लास्ट वाले जो टू टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप हैं उनको ब्रेक करें तो हर एक ब्रेक करने से, एक बॉन्ड के ब्रेक करने से -7.3 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये आगे फ्री स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, ये आगे कौन कौन से कंपाउंड से फ्री एनर्जी किस तरह रिलीज होगी। फॉस्फोइनोल पायरोवेट से -14.8, कार्बम ऑयल फॉस्फेट से -12.8, साइक्लिक AMP से -12.0, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से -11.8। इसी तरह ये सब का आपने रीड आउट कर देना है। ठीक है, किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। अब टिल नाउ अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आए तो पूछ सकते।